हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यस्टरडे माय वे। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो है भारतीय शिक्षा आयोग के एक गुण को लिखिए। भारतीय शिक्षा आयोग के एक गुण को लिखिए, जिसका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया है और इसी की सिफारिश के अनुसार राजकीय तथा सहायता अनुदान प्राप्त नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की गई, जो आज भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्य में रत है। प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया है और इसी की सिफारिश के अनुसार राजकीय तथा सहायता अनुदान प्राप्त नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की गई, जो आज भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्य में रत हैं। प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यशपाल समिति के 2 सुझावों का वर्णन कीजिए। यशपाल समिति के 2 सुझावों का वर्णन कीजिए। यशपाल समिति के सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। जैसा कि पहला है, पूर्व स्कूली के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए स्कूल शिक्षा अधिनियमों या राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों में संशोधन। दूसरा, प्री स्कूल में प्रवेश के लिए टेस्ट साक्षात्कार की समाप्ति और प्री स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तकों और गृह कार्य को बंद करना। प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य और परियोजना कार्य की समाप्ति। फिर से, पूर्व स्कूली के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए स्कूल शिक्षा अधिनियमों या राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों में संशोधन। प्री स्कूल में प्रवेश के लिए टेस्ट साक्षात्कार की समाप्ति और प्री स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तकों और गृह कार्य को बंद करना। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य और परियोजना कार्य की समाप्ति। आप ऐसे भी लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, पाठचर्या को परिभाषित कीजिए। पाठचर्या को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या या पाठ्यक्रम करिकुलम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है एवं अधिक सामान्य सिलेबस पर आधारित होता है, जो केवल यह निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या या पाठ्यक्रम करिकुलम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उनकी सामग्री को कहते हैं। पाठ्यक्रम निर्देशात्मक होता है एवं अधिक सामान्य सिलेबस पर आधारित होता है, जो केवल यह निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने के लिए किन विषयों को किस स्तर तक समझना आवश्यक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। आयोग ने शिक्षा के प्रसार के संबंध में क्या सुझाव दिए हैं। आयोग ने शिक्षा के प्रसार के संबंध में क्या सुझाव दिए हैं। तो इसका आंसर होगा, आयोग ने शिक्षा के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं, जिसमें से पहला है, प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाए। दूसरा था, अधिकाधिक प्राथमिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तीसरा, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए व्यक्तिगत संस्थाओं को अनुदान दिया जाए। चौथा, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। पांचवा था, देश के सभी बालकों के लिए 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाए। छठवां था कि सन 1985 से 1986 तक 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। कार्य योजना के खंडों को संक्षेप में बताइए। कार्य योजना के खंडों को संक्षेप में बताइए। तो कार्य योजना के जो खंड है वो कुछ इस प्रकार है। पहला है, नारी समता के लिए शिक्षा। नारी समता के लिए शिक्षा। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा। तीसरा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। चौथा, विकलांगों की शिक्षा। पांचवा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। छठवां, पूर्व बालकाल परिचर्या एवं शिक्षा। सातवां, प्रारंभिक शिक्षा। आठवां, माध्यमिक शिक्षा। नौवां, नवोदय विद्यालय और 10वां, व्यावसायिक शिक्षा। इसमें और भी खंड है, बट आप इतना भी लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग के गुण एवं दोष बताइए। भारतीय शिक्षा आयोग के गुण एवं दोष बताइए। आयोग के गुण निम्नलिखित हैं। पहला है, नीति बनाने संबंधित तत्वों का निर्माण। दूसरा है, शिक्षा की उचित व्यवस्था।
तीसरा है उपयुक्त उद्देश्य। चौथा है प्राथमिक शिक्षा संबंधित उपयुक्त सुझाव। पांचवा माध्यमिक शिक्षा संबंधित समयानुकूल सुझाव। छठवां उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी सुझाव। सातवां कृषि शिक्षा की उचित व्यवस्था। आठवां शिक्षकों के लिए उपयुक्त सुझाव। नवां अन्य शिक्षाओं के संबंध में उपयुक्त सुझाव। और आयोग के दोष कुछ इस प्रकार हैं। आयोग की अधिकांश सिफारिशें आदर्शवादी और अव्यावहारिक हैं, जिनका क्रियान्वयन संभव नहीं है। आयोग द्वारा स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव भी विशेष उपयोगी नहीं हैं। आयोग ने बेसिक शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना की है। आयोग में धार्मिक शिक्षा के विषय में कोई संस्कृत न करके भारतीय धर्म और दर्शन की उपेक्षा की। अब हम आते हैं 4th चैप्टर के क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के उत्तम शिक्षक की विशेषताएं बताइए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के उत्तम शिक्षक की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। अब हम आते हैं आंसर पे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 ने उत्तम शिक्षक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का विवेचन किया है। पहला, शिक्षक ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाला हो। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में विद्यार्थी को समझ सके। तीसरा, ज्ञान को पाठ्यपुस्तक के बाह्य ज्ञान के रूप में न देखकर व्यक्ति और समाज के साझा संदर्भ में देखे। चौथा, शिक्षक उत्पादक कार्य के महत्व को समझने वाला हो तथा कक्षा के बाहर और अंदर व्यवहारिक अनुभव देने के लिए कार्य को शिक्षण का माध्यम बनाए, अर्थात करके सीखने वाली शिक्षण विधि का प्रयोग करने वाला हो। क्वेश्चन 2, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के उद्देश्य लिखिए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावना के प्रति संवेदनशीलता, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता, नई स्थितियों के लचीलापन और रचनात्मक तरीके से सामना करना। अब हम आते हैं 3rd क्वेश्चन पे। पाठचर्या का ढांचा किस प्रकार से सहायता करता है। पाठचर्या का ढांचा किस प्रकार से सहायता करता है, तो इसका आंसर ये होगा। पाठचर्या का ढांचा निम्न प्रकार से सहायता करता है। पहला, बालकों को केंद्र बिंदु मानकर अधिगम क्षेत्र को परिभाषित करना, न कि विषयों को। दूसरा, प्रत्येक अधिगम क्षेत्र का विस्तार तय करना व प्रत्येक क्षेत्र के लिए समय का आवंटन करना। तीसरा, शैक्षणिक पैकेज व सहायक सामग्री का विकास करना। चौथा, भौतिक व मानवीय विद्यालयी साधनों की पहचान व प्रबंध करना। पांचवा, न्यूनतम अधिगम स्तर की धारणा को परिभाषित करना एवं पाठचर्या में उसकी जगह के विषय में समझ बनाना। छठवां, प्रत्येक बालक की पृथक पृथक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभवों की योजना बनाना। अब हम आते हैं 4 क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की आवश्यकता निम्न कारणों से हुई। पहला, 21वीं सदी की मांग। दूसरा, भारतीय समाज में विविधता। तीसरा, परिवर्तन के लिए आवश्यक। चौथा, संवैधानिक बाध्यता। पांचवा, NCERT का आवधिक व्यायाम। छठवां, शिक्षा का आधुनिकीकरण। सातवां, उपसंहार। इन सब कारणों से राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की मांग शुरू हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर होगा राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रो यशपाल थे। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रो यशपाल थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है, इसका आंसर है अध्याय 2, सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान, NCF 2005 में सीखना और ज्ञान अध्याय 2। बचपन विकास और निरंतर बदलाव की अवस्था है, जिसमें शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्ण विकास शामिल होता है। इस विकास में वयस्क समाज में समाजीकृत होना भी शामिल है, जिसमें बच्चा संसार का ज्ञान ग्रहण करता है और नए ज्ञान का सृजन भी करता है।